ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट कौन सा है? थर्ड, चार्ज ऑफ जीएसटी। क्या पढ़ा था हमने कल के लेक्चर में, याद है? हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन कि भाई इसमें यही लिखा हुआ है कि जीएसटी लेवी करने का जो पावर है ये गवर्नमेंट को कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, उसका नंबर कौन सा था? 101th अमेंडमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पे ये भी लिखा गया था कि किसी भी कानून के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज होती है वो होता है टैक्सेबल इवेंट। और टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या माना गया है? सप्लाई। और अब सप्लाई भी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। फिर नीचे हमें डेफिनेशन दी गई थी किसकी? इंट्रा स्टेट सप्लाई की और इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। एक स्टेट से उसी स्टेट में अगर लोकेशन है किसका? सप्लायर का, और उसी स्टेट में है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उस सप्लाई को कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दूसरे स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी में है तो इसको क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। फिर हमने कुछ रिलेवेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, है ना? आईजी इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी, स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब एक ऐसा फैसिलिएटर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू ट्रांजैक्ट दी सेल और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? इसका एग्जांपल हमने लिया था क्या? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैंत्रा, स्विगी और जोमेटो, राइट। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? हर वो चीज जो सेल करके या हर उस चीज को सर्विस को प्रोवाइड करके जो भी इनकम आपने कमाई है, तो आप अगर सेल या सप्लाई कर रहे हो गुड्स का या फिक्स असेट का, इट इज द पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आप सर्विस का सप्लाई कर रहे हो तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। जहां जहां पे आपने कोई भी चीज बेची है, चाहे वो गुड्स हो जो क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सर्विसेज हो जो क्रेडिट होगा आपके इनकम स्टेटमेंट में, any kind of income which you receive whether it is interest, dividend or anything, it will be considered as a supply। अब उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इन चीजों से फर्क पड़ता नहीं है। हर वो कमोडिटी जो आपने सप्लाई की है चाहे वो एग्जाम्प्ट क्यों ना हो, फिर भी इसे क्या मानेंगे? हम सप्लाई मानेंगे। हर वो चीज जिसपे जीएसटी लगता हो वो भी सप्लाई है, और नहीं लगता वो भी सप्लाई है। एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट भी आपने अगर सेल किया है तो इट विल बी आल्सो काउंटेड एज योर टर्नओवर। अकाउंटिंग टर्नओवर टर्मिनोलॉजी में टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सिर्फ गुड्स का सेल या सर्विसेज का सेल। यहाँ पे फिक्स असेट के सेल को भी इंक्लूड करना है, पर उस पे लगने वाले टैक्स को इंक्लूड करना नहीं है। और साथ ही साथ जहां पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या लगता है? टैक्स लगता है, उसको भी इंक्लूड करना नहीं है। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्या था? तो एक मैप पे जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कस्टम फ्रंटियर बोला जाता है, जहां पे इंपोर्ट हुए वाला गुड इंडिया में एंटर करने से पहले उतारा जाता है और एक्सपोर्ट करने वाला गुड इंडिया से बाहर भेजने से पहले रखा जाता है। फिर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, ये पर्सन कौन होता है? ये कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, जो सर्विसेज का या किसी भी फैसिलिटी का उपभोग लेता है, खरीदता है, पर उसमें बेचने वाले और खरीदने वाले में बिल्कुल भी ऑनलाइन या सॉरी फेस टू फेस या फिजिकल कांटेक्ट आता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपने लेक्चर बेच रहा हूं, आप उसे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर रहे हो, मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो। आप टेस्ट सीरीज डाउनलोड करते हो, उसके लिए क्या करते हो? पेमेंट करते हो। आपने कोई फोटो, इमेज, बैकग्राउंड ऐसा कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट खरीदा, उसको डाउनलोड किया और उसके बदले में क्या किया? पेमेंट किया। तो आप कौन हो? आप हो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, जिसको कुछ ना कुछ सर्विस, कुछ ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है पूरी तरीके से ऑनलाइन। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज क्या होता है, जो मैंने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था आगे, और उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत ही आसान थी। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? फिर सर्विसेज है। और सर्विसेज में भी मनी नहीं आता और क्या नहीं आता? सिक्योरिटी नहीं आता। पर इसके लिए दी जाने वाली किसी भी चीज को, इसके बदले में चार्ज किए जाने वाले किसी भी इनकम को हम क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे।
और हमने पढ़ी थी डेफिनेशन सप्लायर की, जो इससे पहले भी हम कवर कर चुके थे। टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई जिसपे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, मतलब जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, नॉट लेविएबल अंडर जीएसटी। सप्लाई तो माना जाएगा पर उस पर क्या नहीं चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन, जो पर्सन या तो रजिस्टर्ड है या तो जो लायबल है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था। रिसिपिएंट कौन है, वो व्यक्ति जो कंसिडरेशन पे करने के लिए जिम्मेदार है। अगर उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो जिसको वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, रिसिपिएंट। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में क्या लिखा था कि ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, इंक्लूडिंग क्या, जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडिया का मतलब क्या है, तो भाई इंडिया का मतलब है, पढ़ना है आपको आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इंडिया इसमें क्या इंक्लूड होता है, और हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हमारी टेरिटोरियल वाटर, हमारी कंटिजिनियस जोन और हमारे अंडर आने वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब भारत की जमीन जिसको जहां जो खत्म होती है बेस लाइन पे, और उसके बाद का कुछ पार्ट किसका, समुंदर का। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो हमारा समुंदर है, जो हमारी से सीमाओं से जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या नाम देंगे, हमारा टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद 12 से लेके आगे और 12, उसे क्या बोलेंगे हम, कंटिजियस जोन। और वहां से आगे 200 नॉटिकल माइल तक जहां तक कंटिनेंटल शेल्फ बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्टेट जीएसटी लॉ मतलब क्या, एसजीएसटी, है ना। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मतलब क्या, वो एक्ट जो आईजीएसटी एक्ट है जिसको भी हम पढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कहां लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज पे लागू होगा, है ना। यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जिसके अपने खुद के क्या नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली जहां नहीं है वो है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी किसकी बात करता है, सप्लाई की। पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी किसकी बात करता है, इंटर स्टेट सप्लाई की। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्या 10, जहां पे सब लोकेशन ऑफ अ supplier and place of supply are in two different state या two different union territory, या एक स्टेट और एक दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, तो इसको कौन सा सेल बोला, सप्लाई बोला जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, supply of goods imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India shall be treated to be the supply of goods in a course of interstate trade or commerce। अगर आपने import भी किया है goods का तो उसको भी क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, और उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, और इस तरीके के सर्विस के सप्लाई को क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगाते वक्त हुए हम क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। ये भी हम कल कवर कर चुके थे। इसके सबसेक्शन 4 में किसकी बात होती है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ अ इंटर स्टेट। अगर आप फॉरेन से सर्विस इंपोर्ट करते हो तो इसे कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब बात होती है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 की, जहां दोनों ही बात होती है गुड्स और सर्विसेज की। अगर किसी नॉन इकोनॉमिक जोन से, अगर किसी इकोनॉमिक जोन यूनिट को या इकोनॉमिक जोन डेवलपर को गुड सप्लाई किए जाते हैं तो उसको भी क्या मानेंगे हम, इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। और उस पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगाते हुए क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। इसका एनालिसिस भी हमने किया था। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स सेक्शन 7(1) और का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 जो बात करता है किसकी, गुड्स की। अरे हाँ की ना, सेक्शन सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, पर इंडिया के इंडिया में। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है, इंपोर्ट की, किसके, सर्विस के गुड्स की, गुड्स की। उसी तरह सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, इंडिया के इंडिया में। और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 किसकी बात करता है, इंपोर्ट की, किसके, सर्विसेज की, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया।
उसके बाद हमने देखा था कि सेक्शन 7 का सबसेक्शन 5 किसकी बात करता है, किसी भी एक स्टेट से या किसी भी दूसरे स्टेट से किसी भी एक स्टेट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किए गए सप्लाई की, और इसको हम क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, और उस पे CGST SGST ना चार्ज करते हुए क्या चार्ज करेंगे, IGST चार्ज करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। ये उत्तर प्रदेश का SEZ का भी एग्जांपल ले लिया था। अब आते हैं अपन सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई। अब इंट्रास्टेट सप्लाई कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 8 में, किसके, IGST एक्ट के ही सेक्शन 8 में। मतलब IGST सप्लाई को क्लियरली बता देता है कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रा, और सेक्शन 7 में भी ना बैठे कोई चीज और 8 में भी ना बैठे, तो आपको क्या मानना है, वो इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। वैसे तो कोई गुंजाइश रहेगी नहीं, पर कोई अकल का होशियार ये साबित कर देता है कि ये तो ना तो इंटरस्टेट है ना तो इंट्रास्टेट है, तो उसको एक कानून पढ़ना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इधर नहीं उधर नहीं तो ये क्या है, इंटरस्टेट है। आओ फिर इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ते हैं। सेक्शन 8 ऑफ कौन सा एक्ट, IGST एक्ट। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में बात कही गई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, a supply of goods where the location of supplier and place of supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as क्या, इंट्रास्टेट सप्लाई। तो बहुत आसान है, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन को लिख पाते हो तो आपके लिए उसी लैंग्वेज में इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन को लिखने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आना नहीं चाहिए। Provided that following supply of goods shall not be treated as a intrastate supply। किसको intrastate supply नहीं माना जाएगा, supply of goods by the special economic zone developer और a special economic zone unit। अगर ये लोग सप्लाई करते हैं या इनको सप्लाई किया जाता है तो वो इंट्रास्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू उसी स्टेट में नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। Goods imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India। वहां तक, उस लेवल तक, कस्टम फ्रंटियर तक आने को कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, एक बार वो कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करके इंडिया में आ जाए फिर तो मूवमेंट का जजमेंट आपको ही लेना है कि उसी स्टेट से उसी स्टेट में गया है तो इंट्रा है, उस स्टेट से अगर फिर दूसरे स्टेट में गया है तो इंटर है, अगर उसी स्टेट में उसी स्टेट के किसी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गया है तो इंटर है, और अगर उस स्टेट से किसी और स्टेट के इकोनॉमिक जोन में गया है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई ही है। इट इज एज गुड एज एक्सपोर्ट। सप्लाईज मेड टू द टूरिस्ट रेफर्ड इन सेक्शन कौन सा, 15। अब इसको अभी के लिए हाईलाइट करके रखो। अगर ये सप्लाई आप टूरिस्ट को करते हो, मतलब जो विदेश से कहाँ आया है, भारत में, फिर वो माल लेके वापस कहाँ निकल जाएगा, विदेश में निकल जाएगा, तो इसकी प्रोविजन अलग है, इसके बारे में भी हम आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्या, 12, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर इन कौन सा स्टेट, सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, इसको क्या माना जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। फिर किसको इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस शैल नॉट इंक्लूड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय और टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। ये डेवलपर क्या होता है ये भी कल के लेक्चर में बनाया था, और एसीजेड यूनिट क्या होता है ये भी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज एन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, अब सर्विसेज की बात हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर द पर्सन हैज एन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया। ये हो सकता है क्या, एक ही पर्सन है, अ पर्सन है, इसका एक इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, इंडिया में, और एक इस्टेब्लिशमेंट उसी व्यक्ति का कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है। An establishment in a state or union territory and any other establishment outside that state or union territory, an establishment in a state or union territory and other establishment registered within that state or union
टेरिटरी, मतलब ये केसेस तीन हो सकते हैं। एक महाराष्ट्र का इंसान है, उसका एक इस्टेब्लिशमेंट यूके में है, एक महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका एक इस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, एक महाराष्ट्र का पर्सन है जिसका एक इस्टेब्लिशमेंट पुणे में है और उसी का एक इस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है। तो क्या होगा? देन सच इस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन याद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेक्शन का? 25 की 15? सेक्शन 25 कौन से यूनिट में पढ़ा था हम? ये इसको यूनिट नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू ए ब्रांच और एजेंसी और ए रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एस्टेब्लिशमेंट इन दैट क्या टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि भाई आप महाराष्ट्र में रजिस्टर हो, पर आपका एक ब्रांच कहाँ है? राजस्थान में है, तो ऐसे व्यक्तियों को माना जाएगा हैविंग इस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी, मतलब आपका एक इस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में भी है और एक इस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में भी है। और सेक्शन 25 में 4 में और 5 में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया गया था, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। तो ये सब कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते हैं जब हम इसकी क्या पढ़ते हैं, केस स्टडीज पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। This section provide as to when the supplies of goods or services shall be treated as an intra-state supply, और डिटेल में इसी चीज को बताया गया है with the help of a good case study and example। आओ देखते हैं। Which supplies of goods or services shall be treated as intra-state, मतलब within the same state supplies। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 इसकी क्या करता है? बात करता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। दो वर्ड बार बार आपको लिखने हैं। एक कीवर्ड क्या है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर। दूसरा कीवर्ड क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। और तीसरा कीवर्ड क्या है? आर इन द सेम स्टेट। तो ऐसे सप्लाई को हम क्या मानेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, और उस पर आईजीएसटी ना लगाते हुए क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये कीवर्ड इनको इन्होंने इस डायग्राम में भी दिखे। पहला कीवर्ड है क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड दूसरा कीवर्ड है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई, और तीसरा कीवर्ड क्या है? सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये सब मिलके क्या बन गया हमारा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इस पे दो एक्ट के हिसाब से टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एज द केस में बी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी नीचे हमें दिया है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। पंजाब का व्यक्ति पंजाब में ही सप्लाई कर रहा है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है क्या? हाँ। लंदन का व्यक्ति दिल्ली में सप्लाई कर रहा है, ये है क्या? नहीं। दिल्ली का व्यक्ति गुजरात में कर रहा है, ये इंट्रा स्टेट है क्या? नहीं। ये कौन सा है? इंटर स्टेट है। लंदन का व्यक्ति दिल्ली में कर रहा है, ये भी क्या है? इंटर स्टेट है। चाहे वो गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज, उससे फर्क पड़ता नहीं है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, वो पौंडीचेरी में ही क्या कर रहा है? गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना। Exclusions proviso to section 8(1) and provision to section 8(2) of IGST Act। exclusion मतलब किन चीजों को क्या नहीं माना जाएगा? इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई माना नहीं जाएगा, उसको इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया ऐसा माना जाएगा। क्या लिखा है देखो? Certain supplies of goods and services shall not be treated as कौन सा? इंट्रास्टेट सप्लाई इवन व्हेन द लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल विद इन द सेम स्टेट। एक ही स्टेट में है माल भेजने वाला और माल लेने वाला, फिर भी उसे इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। और ये एक एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाय क्या? एसीजेड यूनिट और एसीजेड डेवलपर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाय टू एसीजेड डेवलपर यूनिट or by a SEZ developer or unit or supply to a SEZ developer unit shall not be treated as an intrastate supply as already discussed in chapter in section number 7. Such supply shall be treated as a supply in the course of a interstate trade or commerce. Is that clear? यहाँ तक बात बिल्कुल सटीक तरीके से दिमाग में क्लियर गई। मतलब अगर बाद में कभी कोई इस पे सवाल पूछे या आपको लिखने की जरूरत पड़े
तो आप इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा सप्लाई इंटर स्टेट है और कौन सा सप्लाई इंट्रा स्टेट है। सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू ए टूरिस्ट, मैंने बोला था ऊपर अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अब लिखा है इसका मतलब देखो क्या है। referred to in the section 15 of IGST Act shall not be considered as a intra-state supply. Explanation to the section 15 define tourist as a person not normally resident in India. वर्ड भी बड़ा जबरदस्त यूज किया है, कौन सा? नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इनटू अ इंडिया। टूरिस्ट कौन है? जो आमतौर पे कहाँ नहीं रहता? इंडिया में नहीं रहता। who enters India for a stay of not more than क्या? 6 months। मतलब इसको आसान भाषा में लिखना है तो बाजू में लिख दीजिए द पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर लेस देन 6 मंथ और 180 डेज, जो भारत में आमतौर पे 180 दिन या उससे कम समय रहता है, या 6 महीने या उससे कम समय रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? टूरिस्ट बोलेंगे। कौन से एक्ट के अंदर? आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को कोई सप्लाई करते हो तो उसे क्या नहीं मानेंगे हम? इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब एक मान के चलो बॉम्बे का ही एक व्यक्ति है जो आमतौर पे दुबई में रहता है, वो आया कहाँ पर? बॉम्बे में, और आपने बॉम्बे से उसको क्या किया? सप्लाई किया। तो ऐसे व्यक्ति को किया हुआ सप्लाई बॉम्बे में बॉम्बे से बॉम्बे में सप्लाई किया, ऐसा माना नहीं जाएगा, बल्कि इसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। नॉट मोर देन 6 मंथ फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस। तो ये इमिग्रेशन पे नहीं आया है, मतलब वो इस इरादे से नहीं आया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे क्या हो जाए? बस जाए। वो कुछ दिनों बाद वहां वापस चला जाएगा जहां से वो आया है। तो वो कौन है हमारे लिए? टूरिस्ट है। जॉर्ज एक टूरिस्ट है, कहां से? यूएसए से। विजिट्स इंडिया एंड परचेसेस शॉल इन दिल्ली। In this case, even though the place of supply and location of supply are in the same state, it will be treated as an interstate transaction and will be leviable to IGST। अब मुझे बताइए, एक तो आपको शक्ल सूरत देख के पता करना पड़ेगा कि ये टूरिस्ट है या नहीं है। हाँ, तो अगर हिंदुस्तानी नहीं है तो आप पूछोगे भैया कहाँ से आए? बोलेगा मैं तो यूएस से आया हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए। तो उसके बिल में उसको क्या चार्ज करके दीजिए आप? IGST। क्या होगा अगर आपने उसको शॉल बेच दी और सी और एस लगा दिया? तो कुछ खास आपका बिगड़ने वाला नहीं है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, दिक्कत टूरिस्ट को आएगी। क्या होगा कि जब वो भारत को छोड़ेगा तो यहाँ खरीदे हुए चीजों की उसकी क्या होगी? जांच होगी, बराबर है ना? और उसके बिल्स उसको दिखाने पड़ेंगे कि वो यहाँ से चुरा कर या स्मगलिंग करके नहीं लेके जा रहा, बल्कि खरीद के लेके जा रहा। और उस पर दिखेगा कि उसके बिल पे क्या चार्ज हुआ है? CGST एंड SGST। तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है, पर्टिकुलरली अगर उसको उसका रिफंड क्लेम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिसी है कि भारत में अगर आप आते हो एज अ टूरिस्ट और यहाँ से कुछ चीजें खरीद कर लेके जाते हो, तो हम आपको उस पैसों का जो टैक्स आपने यहाँ चुकाया है उसका क्या देंगे? रिफंड देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम हमारे टूरिस्ट से क्या ले? टैक्स। और हम ये भी चाहते हैं कि हम हमारे टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? एंकरेज करें कि भारत में आइए, खरीदी कीजिए, शॉपिंग कीजिए मन भर के, और जितनी चाहे चीजें अपने देशों में लेके जाइए। जितना भी टैक्स आपने चुकाया है हम उसको वापस देंगे। सिंगापुर में इसकी बहुत ही अच्छी प्रोविजन है, बहुत ही अच्छी। इतना इमीडिएट होता है कि एयरपोर्ट पे आपका जैसे भी चेक इन आप करते हो, आपकी जांच होती है, आप बिल सबमिट कीजिए, तुरंत आपको वहीं के वहीं क्या कर दिया जाता है? रिफंड। क्योंकि वहां पे सारा ई इनवॉइसिंग का पैटर्न है। जैसे ही उसने कोई चीज खरीदी होगी उसका क्या बना होगा? ई इनवॉइस। और रियल टाइम वो गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट हो गया कि इस व्यक्ति ने इस बिल नंबर के थ्रू इस शॉप से ये चीज खरीदी है। तो भैया आप हमारे देश से खरीद के लेके जा रहे हैं, टूरिस्ट अतिथि देवो भव जैसे हम मानते हैं वैसा वो भी मानते हैं, और उसको तुरंत एयरपोर्ट पे ही भरे हुए टैक्स का क्या देते हैं? रिफंड। अगर हमें ऐसी प्रोविजन करनी है और वो टूरिस्ट रिफंड चाहता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो IGST लगा हुआ बिल दे। पर हिंदुस्तानियों को ही नहीं पता कि CS और आई कब और कहाँ लगाना चाहिए, तो वो टूरिस्ट को क्या समझेगा? और दुकानदार इतनी केयर नहीं करता, वो तो अपना रिटेल कस्टमर समझता है और रेगुलर अपना C और S का क्या थमा देता है? उसको बिल थमा देता है, क्योंकि उसके लिए ये B2B ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो B2C है। फिर सवाल आता है कि उसको इसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सस्पेंस है आपके लिए, आने वाले कड़ियों में उसका, आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये आप इस सीरियल में देखते रहिए।
गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर, टिल दे क्रॉस द कस्टम, फिर एक बार कस्टम फ्रंटियर हो गया तो इंडिया में आ गया ऑफिशियली, फिर तो आपको जनरल रूल लगाना है कि इंटर है या इंट्रा, पर जब तक कस्टम फ्रंटियर से बाहर निकलता नहीं है और इंडिया में ऑफिशियली एंटर करता नहीं है, तब तक वो सप्लाई कौन सा सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, एंड एक्सक्लूड्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कौन सा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब कुछ नहीं है, सेक्शन 7 पढ़ लो मतलब सेक्शन 8 पढ़ लिया, सेक्शन 8 पढ़ लो मतलब आईजीएसटी का सेक्शन 7 पढ़ लिया, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, पर एक प्लेन वैनिला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what are the exceptions to the intrastate supply, or suggest those cases where even though the location of supplier and the place of supply are in the same state still they will not be considered as a इंट्रास्टेट सप्लाई। तो कितने एक्सेप्शन लिखने चाहिए आपको, 3। पहला एसीजेड डेवलपर या एसीजेड यूनिट वाला, दूसरा टूरिस्ट को किया गया सप्लाई, और तीसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसकी ऑलरेडी बात हम यूनिट नंबर कहाँ कर चुके थे, 2 में कर चुके थे। अगर आप एक ही पर्सन हो, आपका एक ही पैन कार्ड है और आपके एक पैन कार्ड पे एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो भी आप क्या हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो। Establishment of same entity shall be considered as the establishment of distinct person where person has the establishment in India and any establishment outside India whether registered or not। तो आप दोनों ही कौन हो, distinct person। Establishment in a state and in any other state, तो ये दोनों ही establishment आपके क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है और उसी स्टेट में दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है तो ये दोनों भी क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। Thus, supply between any of the above establishment shall be treated as a supply between establishment of a distinct person. Further, a person carrying on a business through the branch or agency or a representational office of in any territory shall be treated of having a establishment in that territory। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि इसको इंट्रा मानना है या इंटर मानना है, पर ये अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है और एक ही स्टेट में है तो इंटर स्टेट ही माना जाएगा, इंट्रा स्टेट माना जाएगा, और अगर अलग अलग स्टेट में है तो इंटर स्टेट माना जाएगा, और अगर इंडिया में और अब्रॉड है तो भी इंटर स्टेट ही माना जाएगा। नीचे लिखा है सर्विसेज ऑफ अ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, banquet etc provided to SEZ developer या SEZ unit whether to be treated as a interstate supply or an intrastate supply। तो ये क्वेश्चन मार्क इसके आगे होना चाहिए जो इन्होंने प्रिंट किया नहीं है। तो अब देखते हैं ये केस को समझिए क्या लिखा है। अगर आप किसी SEZ डेवलपर को या SEZ यूनिट को कौन सी सर्विसेज देते हो, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, मतलब SEZ यूनिट के कोई कंपनी है उसका एम्प्लॉय आपके लॉज में या होटल में आके रुकता है, या वो लोग आपके 5 स्टार होटल में क्या लेते हैं, कॉन्फ्रेंस लेते हैं, या आपके बैंक्वेट हॉल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होगा, एज डिस्कस अर्लियर एज पर सेक्शन 7(5) clause B of IGST Act, the supply of goods or services or both to SEZ developer or SEZ unit shall be treated as supply in the course of कौन सा, interstate supply, चाहे वो आप ही के एरिया में लोकेटेड क्यों ना हो। However, as per section, देखो वहां लिखा था subject to provision of section 12, और गुड्स के केस में लिखा था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। अब ये सेक्शन 12 जो है जो एक्सेप्शन की बात करता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज ऑफ आईजीएसटी एक्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई of service by way of accommodation in any immovable property for organizing any function shall be the location at which the immovable property is located। इसका मतलब क्या है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाइए और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। उदाहरण दिया है इन्होंने भी नीचे। अब मान के चलिए एक एसीजेड गोवा में है, वो अपना मान के चलो XYZ लिमिटेड नाम है उसका,
और XYZ लिमिटेड कहाँ सिचुएटेड है? गोवा के ACZ में। अब उन लोगों ने बॉम्बे के 5 स्टार होटल में एक कॉन्फ्रेंस रखा और उसके बदले में 25 लाख रुपए का क्या पे किया? बिल पे किया। अब बॉम्बे के होटल प्रोवाइडर को या बैंक्वेट हॉल प्रोवाइडर को ये सोचना होगा कि इनको बिल में CGST SGST लगा के दूं कि IGST लगा के। अब वैसे देखा जाए तो ACZ यूनिट अपना एड्रेस क्या लिखाएगा? गोवा का ACZ का जनरल रूल तो ये कहता है सेक्शन 7 का कि अगर आपने ACZ यूनिट को गुड्स या सर्विसेज कुछ भी सप्लाई की है तो उसे इंटरस्टेट मत मानिए, क्या मानिए? इंट्रास्टेट मानिए, सॉरी इंट्रास्टेट मत मानिए, इंटरस्टेट मानिए। पर उसका प्रोविजो है जो सेक्शन 12 में दिया गया है सबसेक्शन 3 के क्लॉज C में, ये बोलता है कि सर्विस अगर आपने प्रोवाइड की है जैसे कि अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी फंक्शन शैल बी द लोकेशन, द प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन इन विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में, तो मुंबई से मुंबई में ही सर्विस दी है ऐसा माना जाएगा। तो इस होटल वालों को उनके 25 लाख के बिल पे IGST ना चार्ज करते हुए क्या चार्ज करना है? C और S करना है। प्लीज रेफर चैप्टर 5 प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डिटेल डिस्कशन ऑफ अ सेड प्रोविजन। अब बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई पे भी एक क्या बना के रखा है? चैप्टर बना के रखा है। मतलब GST समझना थोड़ा सा जटिल है। Thus, in such cases, if the location of a supplier and place of supply is in the same state or union territory, it will be treated as कौन सा supply? Intrastate supply. It is an established principle of interpretation of statute that in case of a apparent conflict between two provision, the specific provision shall prevail over कौन सा? General provision। और specific provision क्या है? Section 7 बराबर है, सॉरी है ना, ये प्रीविल करेगा। इन दिस इंस्टेंस केस सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन। ये स्पेसिफिकली बात करता है कि आपको कौन से सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानना है। रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड टू द ACZ डेवलपर और ACZ यूनिट विच स्टेट सच सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज कौन सा स्टेट सप्लाई? इंटर। अब इसकी जनरल प्रोविजन क्या है? It is therefore clarified that services of short-term accommodation, conferencing, banquet, etc., provided to ACZ developer or ACZ unit shall be treated as an interstate supply। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी फिर से, ऊपर क्या लिखा था? इंट्रास्टेट सप्लाई। अब ये कौन से इसमें लिखा था? 12(3) में येलो मार्क जो किया है देखो। हाउएवर एज पर द सेक्शन 12 of IGST Act, a place of supply or service by way of accommodation in any immovable property for organizing any function shall be located at which the immovable property is located। पर इसमें कहीं पे भी ACZ की बात की है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि ACZ को कोई भी सप्लाई करो आप, हमेशा 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 क्या रहेगा? वो इंटर स्टेट सप्लाई ही रहेगा। पर अगर गोवा की कोई और कंपनी जो क्या नहीं है? ACZ यूनिट नहीं है, अगर वो कॉन्फ्रेंस लेती है बॉम्बे के 5 स्टार होटल में, तो बॉम्बे के 5 स्टार होटल को कौन सा इनवॉइस इशू करना है? CGST और SGST वाला। पर अगर गोवा का या महाराष्ट्र का कोई भी ACZ यूनिट बॉम्बे के होटल में क्या लेता है? कॉन्फ्रेंस लेता है, तो बॉम्बे के उस होटल वालों को उसको क्या ट्रीट करना है? IGST। और इसको क्या मानना है? इंटरस्टेट। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में किसकी बात नहीं हो रही है? 12(3)C में ACZ की बात नहीं हो रही। बात समझ में आई? तो भाई 12(C)(3) किसकी बात करता है अदर देन ACZ की? पर ACZ के केस में एक स्पेसिफिक प्रोविजन बिल्कुल दी हुई है, जो दी हुई है सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में। ACZ को कहीं पे भी कुछ भी सप्लाई करो, चाहे गुड्स हो या सप्लाई, उस पर हमेशा 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 क्या लगाना है आपको? IGST। ACZ मतलब क्या? नहीं नहीं, ACZ इज इक्वल टू IGST। ACZ इज इक्वल टू IGST। पर अगर होटल दूसरे स्टेट के किसी कंपनी को बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस के लिए
अपनी जगह देता है, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन देता है, तो ये माना जाएगा कि वो सर्विसेज उसी स्टेट में क्या की गई है, कंज्यूम की गई है या सप्लाई की गई है। और उस पर क्या लगाने का, सी और एस। मतलब अगर आपका क्लाइंट है कोई जो एक होटल चलाता है, उसको सोचना ही नहीं है कि आपका टूरिस्ट कहाँ से आया है, जो भी आएगा उसको क्या देना आपने, CGST और SGST, अगर इंडिया का टूरिस्ट है तो। और अगर वो इंडिया का ACZ है तो IGST, और अगर वो फॉरेन से आया हुआ टूरिस्ट है तो IGST। अब बात होती है सेक्शन 9 की। 7, 8 अब बढ़ के किस पे आते हैं, 9 पे। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, दोनों। सप्लाईज इन द टेरिटोरियल वाटर। मैंने बोला ना, GST कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आपको इतना बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना। GST छोटे 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 कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा सा क्या है, पहाड़ है। कुछ नहीं, एक बड़ा पत्थर नहीं है इसमें, और कई सारे छोटे छोटे क्या है, पत्थर, जिसकी वजह से इस रास्ते पे चलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा पहाड़ होता ना तो बात समझ में आती थी, ये छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ क्या है, एक रास्ता है, और इस पे हमें चलना है पूरे के पूरे 25-30 चैप्टर को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर आपने सप्लाई किया इंडिया के लैंड से इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। सब भूल जाओ कि इस एक्ट में इधर उधर क्या लिखा है, सब भूल जाओ कि इस एक्ट में इधर उधर क्या लिखा है। वेयर द लोकेशन ऑफ अ सप्लायर इज इन अ टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, or where the place of supply is in a territorial water, the place of supply shall be for the purpose of this act be deemed to be in a coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. Oh my god, so interesting, no? अब टेरिटोरियल वाटर के बिल्कुल नजदीक क्या है वो देखो। अगर दीव दमन नजदीक है तो माना जाएगा कि आपने कहाँ सप्लाई किया, दीव दमन। बॉम्बे नजदीक है तो कहाँ सप्लाई किया, बॉम्बे। विशाखापट्टनम नजदीक है तो विशाखापट्टनम। तो टेरिटोरियल वाटर में अगर आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, और आप कहीं पे भी हो, उस टेरिटोरियल वाटर के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे क्या लोकेटेड है, इसको आपको देखना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति टेरिटोरियल वाटर में स्टैब्लिश है, जो सप्लाई कर रहा है किसी और जगह, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा टेरिटोरियल वाटर के नियरेस्ट क्या है, और उसके हिसाब से वो तय करेगा कि ये सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो बिल्कुल समुद्र के बीच में खड़ा होकर नजर घुमाने का कि नजीक, सबसे नजीक कौन सी जमीन नजर आती है, और वो जमीन क्या है, कौन से स्टेट की है या कौन से यूनियन टेरिटरी की। वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले ऐसी कोई चीज किसी कानून में कहीं लिखी हुई नहीं थी। देखो, दिस सेक्शन डिटरमाइंस लोकेशन ऑफ अ सप्लायर and or place of supply when such location of supply या तो place of supply is a territorial water। before that let us understand the term क्या, territorial water। फिर वही होगा 12 nautical miles, उसके आगे 20 nautical miles, और उसके बाद 200 nautical miles। आइए देखते हैं। The term territorial waters has not been defined in IGST law. However, as per the United Nations Convention on the Law of Sea, the term territorial sea is a belt of a coastal water extending almost 12 nautical miles from the baseline of the coastal state। तो कोस्टल स्टेट मतलब आपका, जहां पे आपकी देश की क्या होती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर खत्म होती है, वहां से आगे कितना नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक वो आपका टेरिटोरियल वाटर है, मतलब वहां के पानी पे आपका कब्जा है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा किसी ने तय नहीं किया, किसने तय किया है, यूनाइटेड नेशंस ने, और ये सभी देशों को लागू होता है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 of the territorial water continental shelf
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। आप बोलोगे सर ये क्या बला है, हम तो इधर सीए देने आए हैं, ये पानी के कानून का हम क्या करें। तो पानी का रंग देख के आपके तो चेहरे का क्या उड़ गया, लगता है रंग ही उड़ गया। स्टिपुलेट्स दैट द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर इज द एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन। बेस लाइन तय करना है। अब आप बोलोगे सर समुन्द्र के अंदर तो हाई टाइड और लो टाइड्स भी होते हैं, समुन्द्र आगे आगे आता है और समुन्द्र पीछे पीछे जाता है, तो इसमें भी कम से कम ना बोलते बोलते आधे किलोमीटर तक का क्या हो सकता है, फासला हो सकता है। आधा किलोमीटर समुद्र आगे आगे आता है और लो टाइड में आधा किलोमीटर पीछे भी जा सकता है। सुनामी आ गई तो बहुत ही आगे आ जाता है और सुनामी आने से पहले तो समुद्र बहुत ही पीछे चला जाता है। तो मुझे नहीं पता बेसिकली कि व्हाट इज द लॉजिक टू डिफाइन द बेस लाइन, पर है बेस लाइन इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। और ऐसा सब पढ़ते पढ़ते फिर लोगों को ख्याल आता है कुछ ज्यादा ही क्या होते जा रहा है जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड। वैसे कहने को तो ये बोलते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, काम करो तो गुड एंड सिंपल टैक्स ही है, पर पढ़ो तो गुड एंड सिंपल नहीं है। रेफर द पिक्टोरियल डायग्राम शोइंग टेरिटोरियल वाटर गिवन अर्लियर, देख लिया था हमने। अब सेक्शन 9 सेक्शन 7 आईजीएसटी एक्ट का किसकी बात करता है, इंटरस्टेट की। सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किसकी बात करता है, इंटरस्टेट। सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किसकी बात करता है, सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर टू अदर एरिया और सप्लाई फ्रॉम द अदर एरिया टू द टेरिटोरियल वाटर। Section 9 of IGST Act provide that where the location of supplier is in the territorial water, मतलब ये जो अपना सप्लायर है ये समुद्र में बैठा है 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, बराबर है। It shall be deemed to that location of such supplier in a coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located। तो मान के चलो यहाँ पे आंध्र प्रदेश खत्म होता है, यहाँ पे ओडिशा स्टार्ट होता है, अब एकदम बीच में है वो दोनों के, फिर भी देखा जाएगा कि नजदीक का पॉइंट कौन सा है और वो तय कर देगी अथॉरिटी कि चलो चलो आप झगड़ा मत करो, आप बिल्कुल नजदीक हो ओडिशा के, तो आप कहाँ से सप्लाई कर रहे हो, ओडिशा से, फिर कहाँ कर रहे हो ये देखो और बाद में तय करो कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सिमिलरली इन केस वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ टेरिटोरियल वाटर, मतलब अब जमीन से किसी दिल्ली जैसे जगह से टेरिटोरियल वाटर में गुड्स का क्या किया जा रहा है, सप्लाई। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। लिखना भला कठिन होगा पर इसको समझना कठिन काम नहीं है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टर्म, क्या होता है इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसके सब सेक्शन 1 2 3 4 और 5। इंट्रास्टेट सप्लाई सेक्शन 8, इसका सब सेक्शन 1 2 3 1 और 2, और उसके बाद सप्लाईज टू द टेरिटोरियल वाटर सेक्शन नंबर 9। वी शैल डिस्कस हियर अंडर द चार्जेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये सब समझे बिना इसमें बात करके मतलब नहीं है, अब बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। लेवी मतलब क्या है, क्या लगाओगे अगर वो साबित हो जाता है, पहले तो सप्लाई है, सप्लाई के बाद क्या साबित करना है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, फिर क्या साबित करना है, टैक्सेबल सप्लाई है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल है तो सवाल ही नहीं आता, और टैक्सेबल है तो आईजीएसटी लगाना पड़ेगा या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा, वो तो लगा ही रहे हम। आप देखते हैं अब बात होती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो अब सप्लाई इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है या टेरिटोरियल वाटर में, इसकी बात सीजीएसटी एक्ट में होती ही नहीं है, इसकी सारी बातें कहाँ होती है, आईजीएसटी एक्ट में। उसने बोल दिया कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट किसको मानेंगे, उस स्टेट से उसी स्टेट को किसको मानेंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन सा, 12 का प्रोविजो, जहाँ पे शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एसी जेड को है तो आईजीएसटी, अदर देन कोई भी एसी जेड है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
अब सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पे वापस आते हैं। सीजीएसटी एक्ट के कितने सेक्शन हम पढ़ चुके हैं? सेक्शन 7 पढ़ चुके हैं, सप्लाई। सेक्शन 8 भी पढ़ चुके हैं, क्या था? हम्म कैसे भूल गए? अरे सेक्शन 7 सप्लाई की बात करता था सीजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 8 किसकी बात करता था? कौन सा? कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, पता है क्या है दिमाग में? थोड़ा थोड़ा माइल्ड हार्ट अटैक आता है क्या? अभी कुछ दिन तो हुए थे पड़े हुए, अभी अपन सब कुछ भूल गए। देखो सेक्शन 7 हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 8 हम सीजीएसटी का पढ़ चुके। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात होगी। जीएसटी लगाना और लगाने के बाद सिर्फ लगा के थोड़ी छोड़ देंगे। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप पे जीएसटी देने की क्या आ गई, लेवी हो गया, मतलब आप हमें क्या करो, जीएसटी पे करो। देख लेना ना, जब आपका मन हो तब दे देना, ऐसा बोलेगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, अगर लेवी करेगी तो साथ में कलेक्शन भी करेगी। ये आपके फ्रेंड को दिया हुआ उधार थोड़ी है, जो एक बार दे दिया, देख भाई जल्दी से लौटा देना, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। क्या कहता है ये सेक्शन, देखो अब ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब इसके नीचे वाला सेक्शन, ये बाद में पढ़ेंगे। देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड एज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ कौन सा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पे ना तो सीजीएसटी लगेगा ना तो एसजीएसटी लगेगा। On the value determined under section 15 and such rate not exceeding 20%। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे क्या चाहिए था? 28% चाहिए था। As may be notified by the government on the recommendation of a council and collected in such a manner as may be prescribed shall be paid by the taxable person। अब देखो यहां पे क्या लिखा है। सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पे सीजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? सीजीएसटी। तो मुझे बताइए एसजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा होगा कि अगर सप्लाई, कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उस पे क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। मतलब जहां जहां सीजीएसटी लगेगा वहां वहां स्टेट एक्ट के हिसाब से एसजीएसटी भी लगेगा, पर हमें हर स्टेट का एसजीएसटी पढ़ना नहीं है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ सीजीएसटी। हालांकि वैसे देखा जाए तो इसी के कनेक्शन में आपको उस स्टेट का एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये जो टैक्स लगेगा ये किस पे लगेगा? उस वैल्यू पे लगेगा जो डिटरमाइन की जाएगी एज पर द सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 पे आएंगे ना, अभी तो सेक्शन 7 खत्म किया, 8 खत्म किया और क्या पढ़ रहे हैं? 9 पढ़ रहे, बराबर है। ये लगाया जाएगा रेट के हिसाब से जो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 28% के हिसाब से। और उसके बाद क्या दिया है? एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्या, काउंसिल। और कलेक्ट किया जाएगा इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय क्या, टैक्सेबल पर्सन। अब भाई इसका कलेक्शन करना कैसा? तो ये प्रिस्क्राइब करेगा कौन? प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब करेगी। अब गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया भी है, बाद में उन्होंने बोला कि ये टैक्स जो आप पे लेवी हुआ है इसको कलेक्ट करने के लिए आपको एक रिटर्न भरना है जिसका नाम है जीएसटीआर 3B। अब हो सकता है कल वो नाम बदल के जीएसटीआर 3 कर दे, पहले 3 था फिर उसका नाम बदल के 3B कर दिया। कंपोजिशन में वो प्रिस्क्राइब फॉर्म अलग है, हो सकता है कल उसका नाम बदल के एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 या एनेक्स्चर 3 कर दे, वो उनकी मर्जी। तो भाई टैक्स लगेगा अगर सप्लाई, कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। कौन सा टैक्स लगेगा सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से? सीजीएसटी। एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से एसजीएसटी। अब उसको कलेक्ट कैसे करना है और टैक्सेबल पर्सन से पेमेंट उसका कैसे लेना है, ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा?
गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब प्रिस्क्राइब करेगी तो उसके लिए आपको एक फॉर्म देगी कि हमने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये है फॉर्म, इसको भरिए और अपना क्या दीजिए, हमें टैक्स दीजिए। और उस फॉर्म का नाम आज के तारीख में क्या है, जीएसटीआर 3B। पहले जब जीएसटी आया था तो उस फॉर्म का नाम जीएसटीआर 3 रहेगा, ऐसे प्रिस्क्राइब किया गया था, पर वो कभी आया ही नहीं। तो आनंद फानन में एक दूसरा फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया जिसका नाम था जीएसटीआर 3B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, यहां लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 द सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from the date as may be notified by the government। मतलब बिल्कुल देखो, अगर नॉर्मली देखो तो बहुत आसान है ये दो चीजें। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सप्लाई अगर कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो आपको इसको क्या लगाना है, सीजीएसटी। वो रेट कितने से ज्यादा नहीं होगा, 28% से ज्यादा नहीं होगा। क्या होगा, ये कौन रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट। कैसे पेमेंट करना है इसका फॉर्म भी कौन रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी। और ये सब इन्होंने कर दिया। क्या रेट से करना है, वो रेट भी रेकमेंड कर दिए, 28 से कम ही है, मैक्सिमम कितना है 28, और कैसे करना है ये भी रेकमेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या कहता है, द गवर्नमेंट में, अच्छा इसका 2 डिस्कस करना रहेगा। 2 क्या बोलता है कि भाई सेक्शन 1 तो बोलता है हर चीज पे लग सकता है, किस पे नहीं लग सकता, सिर्फ जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे ही नहीं लगेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा के रखा है कि इस पे क्या नहीं लगा सकते आप, जीएसटी नहीं लगा सकते। इस पे लगाना भी है कल परसों या कभी, तो उसके लिए फिर से क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इतना आसान नहीं है। फिलहाल पेट्रोल डीजल पे नहीं लग रहा, उस पे स्टेट अपना एक्साइज लगा रहा है, गवर्नमेंट अपना क्या लगा रहा है, एक्साइज, स्टेट अपना वैट लगा रहा है। इस पे लगाया जा सकता है और बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ नोटिफाई करना है गवर्नमेंट को कि ये तारीख से पेट्रोल डीजल पे हम क्या लगाना स्टार्ट कर देंगे, जीएसटी लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस दिन से लगाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ काउंसिल by notification specify the category of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply as the recipient as if he is the person liable for paying a tax। वैसे तो recipient is not liable to collect and pay tax, provider of goods, supplier of goods या provider of service, he is a person who is liable to collect the tax and pay the tax, but in some cases the recipient of goods or recipient of services, he is liable to pay the tax as if he is a supplier of goods and सर्विसेज। और इसको बोला गया है क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब आपको जीएसटी कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को उसी ट्रांजैक्शन पे करना है जिस ट्रांजैक्शन को आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया है, जैसे सेल। पर एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टर को आपने क्या दिया, रेंट। इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, कल के चैप्टर में मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको इसके बारे में बताया था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, बहुत ही बोल्ड में खुद इंस्टीट्यूट ने इसको लिखा है, तो आपको भी बहुत उतने ही बोल्ड होके इसको पढ़ना पड़ेगा। द गवर्नमेंट में on the recommendation of a council and by the notification specify a class of registered person who shall in respect of supply of a specified category of goods or services or both received from the unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both। क्या फर्क है फिर थर्ड में और फोर्थ में,
देखो द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बाय नोटिफिकेशन, स्पेसिफाई द क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, स्पेसिफाई द क्लास। हाँ, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, क्लास ऑफ रजिस्टर पर्सन हु शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गुड्स। ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्या है, गुड्स भी है और सर्विसेज और बोथ। रिसीव्ड किससे किया जाएगा, अनरजिस्टर्ड। मतलब आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसके पास जीएसटी का क्या है, रजिस्ट्रेशन, और अगर आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हो किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो हर गुड्स और हर सर्विस पे नहीं बल्कि स्पेसिफाइड गुड और स्पेसिफाइड सर्विसेज पे आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करना है उसके गुड्स और सर्विस के लिए। आपने पेमेंट किया तो आपका एक्सपेंस हुआ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और साथ ही साथ उस पे आप ही को गवर्नमेंट को क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है और उसका क्रेडिट भी लेना है। मतलब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को करोगे डेबिट और बैंक अकाउंट को करोगे क्रेडिट। अब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, कर सकती है, ऐसा लिखा है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में, और आगे आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई कर भी दिया है। वो कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करता है, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, बराबर है। और ऊपर ऐसे नहीं लिखा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिस पे आपको करना ही करना है, कौन से बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, इसको भी स्पेसिफाई किया है। तो जब आरसीएम वाले टॉपिक को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो वो कवर हो जाएगा, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे जो एक्ट है ना, एक्ट के जो सेक्शन है ये ज्यादातर ये करते हैं कि ये किया जाएगा और ये रेकमेंड और स्पेसिफाई करेगा, नोटिफाई करेगा कौन, गवर्नमेंट, ऐसा ही लिखा है। बाद में फिर इसके स्पेसिफिकेशन और नोटिफिकेशन आते चले गए आते चले गए आते चले गए। तो आज दिक्कत ये है कि जीएसटी एक्ट है इतना और इसके स्पेसिफिकेशन, नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन है इतना, और ये सब मिलके बनता है क्या, जीएसटी एक्ट। तो एक बार आता है, इसको बार बार बदला नहीं जाता, पर एक्ट में लिख दिया कि एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई, गवर्नमेंट में नोटिफाई, गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो ये सोए रहे थे, इनको लगते क्या टाइम हुआ, नींद नहीं आ रही आज, 12:30 बज गए, चल यार कुछ नोटिफाई कर देता हूँ। तो उठा के ना कुछ तो भी नोटिफाई कर देते और ट्विटर पे डाल देते। हम बैठे रहते ट्विटर पे ये देखते हुए कि कुछ आया क्या, कुछ आया क्या। कभी कभी तो ऐसा ऐसा आता है एक साथ 90, 100, 110 चीजों को एक साथ एक ही सर्कुलर में क्या कर देते हैं लोग, नोटिफाई। ये आज से नोटिफाई होता है, नोटिफाई होता है, नोटिफाई होता है, इससे पहले कि वो पढ़ के समझ के खत्म करे कुछ और नोटिफाई कर देते हैं। और ये चल ही रहा है, इतने ज्यादा बदलाव इन्होंने किए हैं जब से क्या आया है, जीएसटी एक्ट। अब उसमें कुछ गलत नहीं है, बोलता है कानून ने हमको परमिशन दी है, हम जब मर्जी हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, नोटिफाई। फिर हमको लगा कि इस पे रिवर्स चार्ज पे लगाना चाहिए तो नोटिफाई कर दिया, फिर हमको लगा कि नहीं लगना चाहिए तो और नोटिफाई कर दिया कि यहां तक लगा था, इसके बाद नहीं लगे। हाँ, दिक्कत ये है कि भाई एक कोई लॉ, एक स्टैटिक लॉ होना चाहिए। एक एक बार एक सिस्टम से चलो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये लोग कुछ करके देखते हैं, नहीं सक्सेसफुल लगा तो बदल देते, फिर और कुछ करके देखते हैं, लगता है इसमें भी प्रॉब्लम है तो और कुछ करके देखते हैं। तो इसके वजह से फिर थोड़ा जीएसटी में क्या आ रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही है, स्थिरता नहीं है इसके अंदर, कानूनी वैसा है और इसमें कभी स्थिरता आने वाले समय में भी आने वाली नहीं है। अगर उनको हर चीज स्थिर रखनी थी ना तो ये विल बी नोटिफाई, एज पर नोटिफाई, इन सब झंझटों में पड़ते ही नहीं। एक साथ कानून में, लॉ में सब कुछ क्या कर देते, कानून नोटिफाई नहीं मतलब कानून में ही लिख देते कि ये ऐसा है और वो वैसा है, तो फिर वो चलते रहता, फिर उसमें बार बार बदल आता नहीं। और बदल लाना भी है तो फिर उनको एक साल बजट सेशन तक क्या करना पड़ता, वेट करना पड़ता और अमेंड करना पड़ता किसको, लॉ को। अब ये अमेंडमेंट रहा ही नहीं, अब हर सर्कुलर, हर नोटिफिकेशन अपने आप में क्या बनता जा रहा है, अमेंडमेंट। फिर इसमें कुछ सर्कुलर है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ तो प्रेस रिलीज तक है। सब पढ़ना है आपको, इंटरमीडिएट वालों को इतना ज्यादा नहीं है पर फाइनल वालों को सब पढ़ना है।
और फिर क्वेश्चन भी है, इंस्टीट्यूट भी बड़ी जबरदस्त है, किसी भी सर्कुलर पे, किसी भी नोटिफिकेशन पे, किसी भी अमेंडमेंट पे कभी भी क्या पूछ सकती है, क्वेश्चन। पर जनरली जो आपके अटेम्प्ट के बिल्कुल इमीडिएट पहले हुए हैं, ऐसे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन पे वेटेज ज्यादा रहता है। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल कब क्या रिकमेंड कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब हाथ में एक बार कोबरा पकड़ो तो पता चलेगा कि ये काटेगा या नहीं काटेगा। और ये जीएसटी काउंसिल कब रिकमेंड क्या करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकालना तो जैसे इनका शौक ही बन चुका है। बहुत सारे 900 नोटिफिकेशन निकाल दिए जब से जीएसटी आया है 4 साल में। Specify the category of services, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। अब क्या है? Amazon है, ये तो क्या कर रहा है, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। बायर एक थर्ड पर्सन है, सेलर एक थर्ड पर्सन है। बायर अमेजोन पे ऑर्डर पुट कर रहा है, सप्लायर बायर को क्या डिलीवर कर रहा है, अपनी गुड्स। ये क्या कहता है, गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकता है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस के लिए, द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply to such electronic commerce operator as if the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। हाँ, अमेजोन वाला तो कुछ ना कुछ सप्लाई सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा है, बायर को भी और सेलर को। तो ये लोग किस केस में और किस सूरत में अपना टैक्स किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। ये नोटिफाई करेगा, कौन करेगा? गवर्नमेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? काउंसिल के। और ये इन्होंने कर भी दिया है। फिर वो रिकमेंडेशन और वो नोटिफिकेशन दोनों ही चीजें हमें पढ़नी है। प्रोवाइडेड दैट where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपको अमेजॉन यूएसए, अमेजॉन इंडिया, अमेजॉन सिंगापुर मिलता है, तो उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है। पर क्या कोई वेबसाइट चालू करने के लिए आपका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है क्या? उबेर वाला एक ई कॉमर्स ऑपरेटर ही तो है, ओला और उबेर। अब ओला का प्रेजेंस है फिजिकल इंडिया में, उबेर वाले का भी है, और नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता? फिर भी तो अपने ऐप के थ्रू आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है? सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। Provided that where the electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। तो बोले हमारा, वो तो क्या बोलेंगे, उबेर वालों ने बोला कि हमारा तो कोई इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, हमारा एक ऐप है जो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, और उस पर आप चलाइए काम। कुछ ऑफिस नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, सब कुछ ट्रांजैक्शन हमारा कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, नहीं चलेगा। उनको, आपको इस काम के लिए आपको एक पर्सन जो आपको रिप्रेजेंट करता है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आप जब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये पर्सन कैसे अपॉइंट किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई आर्टिकल हो और आपने कभी किया है और वो फॉर्म देखा है, जब आप जीएसटी के लिए क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, और आप अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो आपको आपके इंडियन में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना जरूरी है। Provided further that where an electronic commerce operator does not have any physical presence in taxable territory, and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in a taxable territory for the purpose of paying the tax। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई फॉरेनर हो, आपका यहाँ फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, तो आपको ऐसा तैसा कुछ तो भी करके यहाँ पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जो लायबल होगा आपके लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए और उसको गवर्नमेंट को पे करने के लिए। अब बात आती है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स।
दो प्रकार का होता है, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा और साथ में एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। अब वर्ड टू वर्ड सब कुछ लगभग कैसा लिखा होगा, सेम। इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सेम है। इंटरमीडिएट वालों को तो नहीं है, ये सब किस में है, सिर्फ फाइनल में। Subject to the provision of section 2, there shall be levied a tax called as a IGST on and on all the goods and services on all, कौन से टाइप का सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, बाकी सब सेम और बोथ एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15, और ये शाल नॉट एक्सीड कितना, कितना परसेंट है, 40%, ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। एज में भी हाँ उधर 20 है। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय क्या, टैक्सेबल पर्सन। तो आईजीएसटी कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। Provided that IGST on goods imported into the India shall be levied and collected accordance with the provision of Section 3 of a Custom Tariff Act 1975 on the value as determined under Custom Act। अगर इंडिया के इंडिया में माल बेचना है तो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे एज पर द सेक्शन 15, पर अगर आईजीएसटी में है और इंपोर्ट हो रहा है, बराबर है, तो वैल्यू जो डिटरमाइन होगी वो कौन से एक्ट के हिसाब से होगी, कस्टम एक्ट के हिसाब से, जो सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक क्या है, पार्ट भी है। At the point when duties of custom are levied on the said goods under the section 12 of a Customs Act 1962, तो कस्टम एक्ट बोलता है कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, और जिस वैल्यू पे कस्टम लगाया जाएगा उसी वैल्यू पे क्या लगाया जाएगा, जीएसटी भी लगाया जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड ऑयल, ये कब होगा, जब करेगा नोटिफाई। सेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3, गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ, जिस पे टैक्स पे किया गया कौन सा मैकेनिज्म पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, और फिर वही आ गया बोल्ड पैराग्राफ, बिल्कुल सेम है। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कैटेगरी ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिसीव करेगा एक रजिस्टर्ड पर्सन, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और उस पे रजिस्टर्ड पर्सन को कौन से मेथड में टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। The government may, on the recommendation of a council by clarification, specify the category of services, the tax on interstate supply which shall be paid by the electronic commerce operator। ये सेम है पैराग्राफ, इसको मैं नहीं चाहता कि वापस इसको क्या करूं, रिपीट करूं। इसका एनालिसिस देखते हैं, वही है। अब अगर इसको ध्यान से पढ़ा है तो एनालिसिस इज नथिंग बट अ रिपीटेशन बट इन अ सिंपल टर्म्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी लगाया जाएगा ऑल इंटरस्टेट सप्लाई पे। द टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच अ मैनर एज अ प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब हो चुका है, और इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म GSTR 3B, एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, कब पे करना है, अगले महीने की 20 तारीख तक। हाउएवर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउटसाइड द परव्यू ऑफ क्या है, जीएसटी है। वैल्यू ऑफ लेवी कौन डिटरमाइन करेगा, सेक्शन 15 ऑफ जीएसटी एक्ट, इसको डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके लिए भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। रेट ऑफ जीएसटी एज मे बी नोटिफाइड, अब ये कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है, 20% से। कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, 20% से। अच्छा, सिर्फ सीजीएसटी की बात हो रही है, वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 20। तो अभी कितने रिकमेंड है, रेट है 0%, एक है 0.25%, मतलब आधा है 0.125 सीजीएसटी और 0.125 एसजीएसटी। एक है 3%, मतलब 1.5% सीजीएसटी और 1.5% एसजीएसटी। एक है 2.5%, मतलब ऑल टुगेदर रेट है कितना परसेंट, 5%, 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी। तो मतलब सीजीएसटी का रेट कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 20 से। मतलब सी और एस मिला के हाईएस्ट कितना हो सकता है, 40, और आईजीएसटी सिंगल कितना हो सकता है, 40। पर अभी हमने 40 तक गए नहीं है, हाईएस्ट स्लैब कितना रखा है, 28। अभी तो 6%, मतलब 6 और 6 12, 9 और 9 18, और 14 और 14 24, इतना ही अभी फिलहाल हमने देखा। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, सिर्फ सीजीएसटी कितना रह सकता है, 20%।
और सी और एस मिला के मैक्सिमम कितना रह सकता है फिर 40%, और मैक्सिमम आई कितना रह सकता है 40%. In case of interstate supplies, the goods and or services, integrated goods and service tax IGST is levied on a transaction value. किस पे लगाया जाता है? Transaction value under section 15 of a कौन सा एक्ट? CGST. Since the alcoholic liquor for human consumption है तो outside GST है. IGST is also leviable on the same. IGST is the sum of total CGST and SGST और maximum rate हो सकता है कितना? 40. However, CO या IO on supply of the following items has not been levied: petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas और aviation और turbine fuel. गुड्स अगर इंपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में, तो इसकी वैल्यू कौन से एक्ट में डिटरमाइन होगी? कस्टम एक्ट में. और उस पे कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी. और इसको कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई. द इसमें लिखा है ऑल इंपोर्ट्स आर डीम्ड टू बी द इंटरस्टेट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली आईजीएसटी लगाया जाएगा ऑन इंपोर्टेड गुड्स इन एडिशन टू द अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी. मतलब कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और आईजीएसटी भी लगेगा. The integrated tax on goods imported to India shall be levied and collected in accordance with the provision of a custom tariff tax on the value determined under the custom act itself at a point when the duties of custom are levied. जब कस्टम लगाया जाएगा तभी जीएसटी मतलब आईजीएसटी भी लगाया जाएगा. The integrated tax on goods shall be in addition to the applicable basic custom duty. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी. एडिशनल कस्टम ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया किसमें? जीएसटी में. और उसी के जगह पे अब कौन सा क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी लगाया जाता है, विच इज लेविड एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट. इन एडिशन टू द जीएसटी कंपनसेशन सेस मे ऑल्सो बी लेविएबल. अब एक नई चीज आई आपके जीवन में, क्या? जीएसटी कंपनसेशन सेस. इसके लिए भी अलग से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. ऑन सर्टन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड. अब ये डीमेरिट गुड सीए इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़े हैं. सिगरेट, दारू जो फॉरेन से आती है, इसको कौन सा गुड बोला जाता है? डीमेरिट गुड. अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस 2070. अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ज है, वो टॉपिक है, वो क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या? आरसीएम. तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिए, मैं लिखाता हूं. एक बार इसकी जर्नल एंट्री समझ लो ना तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको. चलो लिखो. एक्स लिमिटेड received a service from a transporter from same state X Limited received a service from transporter from same state for delivering goods to X Limited. Transporter charged rupees 10,000 as freight. The transporter issued invoice to X Limited without charging GST on it. However, X Limited
is liable to pay GST under RCM reverse charge mechanism on freight paid to transporter pass at 5%. Pass the journal entries in the books of X Limited. बस simple सा question. X Limited received a service from a transporter from same state for delivering goods to X Limited. Transporter charged rupees 10,000 as freight. The transporter issued invoice to X Limited without charging GST on it. However, X Limited is liable to pay GST under reverse charge mechanism on freight paid to transporter as 5%. Pass the journal entry in the books of क्या? X Limited. लिखो solution. सबसे पहली एंट्री क्या पास करेगा ये? फ्रेट अकाउंट को डेबिट. कितना फ्रेट पे किया? 10,000. क्रेडिट किसको? बैंक अकाउंट. कितना? 10,000. नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग फ्रेट पेड. फ्रेट पे किया, ये हो गई पहली एंट्री. अब देखो, वैसे तो अगर ट्रांसपोर्टर आपको आपसे 10,000 रुपये की इनकम ले रहा है तो वो आपको सप्लाई कर रहा है क्या? सर्विस. तो उसने अपने इनवॉइस पे क्या चार्ज करना चाहिए था? आपको जीएसटी चार्ज करना चाहिए था, पर उसने किया क्या? नहीं. अब इस पे आप ही को क्या पे करना है? जीएसटी. तो आप एंट्री क्या पास करो? CGST इनपुट अकाउंट डेबिट 10,000 का 2.5% कितना होता है? 250. SGST इनपुट अकाउंट डेबिट सेम कितना? 10,000 का 2.5%. 250. एक पेमेंट बाद में करेंगे. टू CGST आउटपुट 250. टू SGST आउटपुट 250. being liability to pay GST under RCM accounted for. जैसे ही आपने उसकी सर्विसेज रिसीव की, आप पे क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई कि अब आपको पेमेंट करना है. किसका? जीएसटी का. अब कर दो ना पेमेंट. अब आउटपुट को क्या करोगे आप? डेबिट. आप बोलोगे सर इसके अगेंस्ट क्या इनपुट यूज किया जा सकता है क्या? स्ट्रिक्टली नो. दिस हैज टू बी पेड इन कैश. तो फिर आप करो CGST आउटपुट को डेबिट 250. SGST आउटपुट को डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट 500. नरेशन में लिखेंगे बीइंग जीएसटी लायबिलिटी अंडर RCM पेड. आपने जीएसटी की लायबिलिटी को क्या कर दिया? पे कर दिया. तो वैसे इस पूरे ट्रांजैक्शन में फर्क क्या पड़ा? कि आपने खर्चा भी किया और आप ही ने क्या पे किया? जीएसटी भी पे किया. वैसे तो आमतौर पे हम जीएसटी कलेक्ट करते जब हम इनकम करते हैं और फिर गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पे करते हैं. यहाँ पे आप ही एक्सपेंस कर रहे हो और आप ही क्या कर रहे हो? जीएसटी पे कर रहे हो.
इसको बोलेंगे एग्जाम्पल ऑन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑन एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आपको फिर कंपेयर करना है दोनों में फर्क क्या है। एक्स लिमिटेड received services from Pathan Transports and Pathan Transport issued an invoice of rupees 10,000 of freight along with 12% of GST to X Limited। एक्स लिमिटेड ने रिसीव की सर्विसेज फ्रॉम पठान ट्रांसपोर्ट एंड पठान ट्रांसपोर्ट ने इशू किया इनवॉइस कितने रुपए का, 10,000 का, ऑन फ्रेट अलोंग विथ 12% ऑफ जीएसटी टू एक्स लिमिटेड। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बुक में क्या पास कीजिए आप, जर्नल एंट्री पास कीजिए। अब जर्नल एंट्री कैसी होगी, जैसे भी किसी खर्चे के लिए एक्सपेंस के लिए जर्नल एंट्री होती है वैसी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, पास की जाएगी। क्या एंट्री पास करेगा ये, फ्रेट अकाउंट को डेबिट, यहां पे लिख लो 12% ऑफ जीएसटी के आगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेम स्टेट का है वो, तो फ्रेट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है कितना 10,000। सीजीएसटी इनपुट को करेंगे क्या, डेबिट, 10,000 का 6% कितना होता है 600। एसजीएसटी इनपुट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितना 600, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या आप चाहो तो पठान ट्रांसपोर्ट को भी क्रेडिट कर सकते हो कितना 11,200। सिंपल ट्रांजैक्शन, हमने एक्सपेंस किया साथ में जिसको पेमेंट किया उसको जीएसटी भी दिया और उसका हमें क्या मिल गया, क्रेडिट। अगर वो 12% से हमें ना इनवॉइस इशू करता तो फिर हम खुद रिवर्स मैकेनिज्म में क्या पे करते इसका, जीएसटी। दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या तो आप 10,000 और 600 1200 रुपए खुद उसको दे दो और 1200 रुपए का क्या ले लो, क्रेडिट। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, उसको सिर्फ 10,000 रुपए दो, 600 और 600 1200 किसको दो, गवर्नमेंट को, और उस पे फिर क्या ले लो, आईटीसी ले लो। कोई फर्क पड़ा क्या, क्या फर्क है फिर रिवर्स चार्ज में और फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में वहां होता है जहां आप स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो, आप अपने गुड्स के सर्विसेज के आपके स्पेंडिंग के लिए पैसा पेमेंट करते हो, साथ में जीएसटी भी पे कर देते हो, और जितना जीएसटी एज अ बिजनेस आपने पे किया है उसका क्रेडिट ले लेते हो। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, आप स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो, जितना स्पेंडिंग आपने किया है उसका पैसा किसको देते हो, जिसने आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए, पर उसको क्या नहीं देते, जीएसटी। उसकी जगह पे उसका जीएसटी डायरेक्टली आप किसको देते हो, गवर्नमेंट को, और उसका क्या क्लेम करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो। ये सिंपल एग्जांपल है किसका, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अब इसकी कानूनन प्रोविजंस क्या है वो कौन से गुड्स और सर्विसेज और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। इसे हम देखेंगे कब, कल के लेक्चर। चलिए बाय बाय।